नमस्कार दोस्तों। भारत ने अपना 15वां उपराष्ट्रपति चुन लिया है, द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट आपको क्या लगता है, न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट का सफर बहुत सरल होने वाला है? वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ही कम्स सेकंड इन द प्रेसिडेंस। साथ ही साथ में वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है, राज्यसभा को प्रिसाइड करना, राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स को एनफोर्स करना, कमिटीज को देखना, मेंबर्स को रेगुलेट करना। और ये इतना आसान काम होता नहीं है। हर एक वाइस प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से चैलेंज फेस किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस faced by the vice president in Rajya Sabha and how the new vice president can tackle those challenges in future। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। वेलकम टू श्रीराम्स IAS। आई एम मयंक भारद्वाज। लेट्स बिगिन अवर वीडियो अबाउट द चैलेंजेस फॉर द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ, इस वीडियो को अपन ने दो भागों में बांटा हुआ है दोस्तों। पहला तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड अपन पता करेंगे CP राधाकृष्णन जी का, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, कि कहाँ से आए हैं, कौन है, बिकॉज टू मेनी पीपल डज नॉट नो अबाउट हिम। और रिसेंटली महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उसके पहले झारखंड के गवर्नर थे, बट कहाँ से इनका पॉलिटिकल उद्गम हुआ, सबसे पहली बात तो वो। दूसरा पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर आवर एग्जामिनेशन ऑल्सो, about the challenges and the role played by the vice president in presiding the house. Now, before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you are preparing for UPSC examination and if you have any doubt regarding the examination, you can come to us and talk to our expert mentors. The only thing which you have to do is to go to the description and click the link, fill the form, and we are going to approach you. Now, let's begin our topic, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जैसा मैंने कहा पहले, a little bit of introduction। देखिए दोस्तों, कल 9 सितंबर 2025 को इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में आप देखिए एनडीए के नॉमिनी थी CP राधाकृष्णन जी, जिनको 452 वोट्स मिले। साथ ही साथ अपोजिशन जो इंडिया अलायंस है, उनके कैंडिडेट थे B सुदर्शन रेड्डी। मीन्स दे वर बैक्ड बाय द अपोजिशन एंड बैक्ड बाय द एनडीए एंड ही गॉट 300 वोट्स। अब आप मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करिए। 452 और 300 दोनों को अगर आप मिला दें तो 752 होता है। 752 तो टोटल वोट्स कितने पड़े देखिए, 752 बैलेट्स वर वैलिड। 752 वोट डालने कितने MPs आए थे? 767। तो टोटल 767 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया। आपको पता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वाइस प्रेसिडेंट का, दैट कंप्राइजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये थोड़ा सा अलग होता है राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज से, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स शामिल हो जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं, ये बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के कुल मिला के 767 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने कल के दिन वोट करके नए राष्ट्रपति को चुना। इसमें से 15 वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए। दैट मीन्स वैलिड वोट कितने बचे? 752। अब आप 752 का आधा कर दीजिए तो आपको पता चलेगा इट कम्स समवेयर अराउंड 376। इससे एक ज्यादा वोट, मतलब अगर आपके 377 वोट आ रहे हैं तो यू विल बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप देखिए B सुदर्शन रेड्डी जी के कितने वोट हैं यहाँ पर? 300। और साथ ही साथ में CP राधाकृष्णन जी के कितने वोट हैं यहाँ पर? 452। तो मार्क्स से ज्यादा है, 452 377 से कहीं ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन ही वॉन। अब टोटल कितने लोग थे? 781 वर एलिजिबल टू वोट। कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर इस समय 781 है, मतलब 781 लोग आकर वोट कर सकते थे। बट कुछ पार्टीज थी जिनने एब्सटेन कर दिया। BJD पंजाब की, SAD एंड BRS ऑफ तेलंगाना। ये चलता रहता है, ये इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था। एब्सेंट रहे, वोट्स नहीं करा, पर भारत ने अपना 15वां उपराष्ट्रपति यहाँ पर चुन लिया। नाउ मूविंग ऑन, द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ी सी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड देख ले 5 मिनट के अंदर, एंड देन वी आर गोइंग टू जंप ओवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द राज्यसभा एंड द रोल इन सॉल्विंग दोज चैलेंजेस।
role of the vice president. Now, he was born in 1759 in कोयम्बटूर. अब आपको याद होगा, आप अगर इंटरनेट पे जाकर देखेंगे तो तिरुपुर करके एक जगह है, तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था. अब तिरुपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, तिरुपुर 2009 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया था, बट 1957 में जब इनका बर्थ हुआ था तब तिरुपुर कोयम्बटूर के अंदर ही आता था. ये तमिलनाडु में एक जगह है. ही इज़ अ बिजनेसमैन, टेक्सटाइल का इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है. साथ ही साथ में ये कोंगू वेलालर कम्युनिटी के हैं, जो कि एक सोशली डोमिनेंट, इकोनॉमिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है. तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों. और 1998 में कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट हुए थे. एक आतंकवादी संगठन, इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल उमा, इसने ब्लास्ट कर दिए थे. आडवाणी जी की रैली चल रही थी, उस समय की बात है, और करीब 58 लोग में इसमें मर गए थे, इनकी मौत हो गई थी. तो उस वजह से तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा शिफ्ट आया था. कोयम्बटूर की सीट आरएसएस और बीजेपी के हाथ में चली गई थी, और ये बीजेपी के कैंडिडेट थे उस समय, सीपी राधाकृष्णन जी, एंड ही वॉन विद अ मार्जिन ऑफ 1.4 लाख. तो यहाँ से इनका एक तरह से कहें तो पॉलिटिकल करियर चालू हुआ था. पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे 1998 में. ही एंटर्ड लोकसभा, देन अगेन इन 1999 ही वॉज री इलेक्टेड ड्यूरिंग the time when BJP came up along with DMK. Now he was appointed as the governor of Jharkhand. अगर recent की बात करें तो 2023 से 2024 तक he was the governor of Jharkhand, and from 2024 to 2025 he was the governor of Maharashtra. और उसके बाद सीधा CP राधाकृष्णन जी का नॉमिनेशन होता है and he wins the election. Now अब वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करते हैं, द चैलेंजेस फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. अब ये जो चैलेंजेस मैं बताने जाने वाला हूं दोस्तों, ये राज्यसभा के सामने चैलेंजेस रहते हैं. तो 3 अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस अपन देखेंगे, स्ट्रक्चरल चैलेंज, प्रोसीजरल चैलेंज, एक एक करके, और हाउ द वाइस प्रेसिडेंट हैज़ टू प्ले द रोल. नाउ स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या होता है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, डिबेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, निबंध लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ें प्रीलिम्स के एग्जाम में भी इसमें से बहुत से प्रोविजंस ऐसे आएंगे जो पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या है, राज्यसभा की बात हो रही है. पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा जो है वो सीधा लोगों द्वारा चुना जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, वेयर एज राज्यसभा का जो हाउस है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स, इट्स द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. और जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो राज्यसभा में होता है. इनडायरेक्ट इलेक्शन से राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही चुनकर राज्यसभा के मेंबर्स भेजते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी द स्ट्रक्चरल चैलेंज. सबसे पहला चैलेंज क्या, लार्जर स्टेट्स डोमिनेट प्रोसीडिंग्स. अगर आप देखें जो सीट्स होती हैं राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो सीट्स होती हैं वो किस बेसिस पे बटी रहती हैं, किस स्टेट को ज्यादा सीट्स और किस स्टेट को कम सीट्स मिलती हैं. ज्यादा सीट उस स्टेट को मिलती है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा रहती है. तो यहां पर जो लिखा गया है कि लार्जर स्टेट, इट सिंपली मींस स्टेट्स विथ लार्जर पॉपुलेशन सच एज उत्तर प्रदेश. अब आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे 31 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा के अंदर. वहीं पर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देखिए, उन लोगों की 1 सीट है. तो आप जाहिर सी बात है, इट्स अ स्ट्रक्चरल चैलेंज. यहां पे डोमिनेंस किसका दिखाई देगा, डोमिनेंस दोस्तों उस स्टेट का दिखाई देगा जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है, एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसकी सीट्स राज्यसभा में ज्यादा है. सो स्मॉलर स्टेट्स आर ऑफन marginalized. This is the first thing which you must remember. Another thing, nominated members were meant for special expertise. अब आपको पता है 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं अलग अलग फील्ड से. साइंस की फील्ड रहती है, आर्ट की फील्ड रहती है, लिटरेचर की फील्ड रहती है. जो संविधान निर्माता थे, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया हैव implemented this provision, have brought this provision to nominate members from the fields of literature, science and arts for their special expertise. but अब ये सब politicized हो गया. पॉलिटिकल मेंबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी सीट्स का यूज कर लिया जाता है. रियल एक्सपर्टीज को राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, एंड दैट इज सेकंड स्ट्रक्चरल चैलेंज हियर, दैट these seats, these nominated member usually gets politicized, और political
एलाइज को ही ज्यादातर इन सीट्स पे बिठा के लेकर आ जाया जाता है। तो ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंज है। देखिए, कोरम को मेंटेन करने में और दूसरे बहुत सी चीज़ों को, जैसे कमिटी के अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। कोई बिल पास करने में भी 12 लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, इज़न्ट इट? ये सब वहाँ पर सेम पावर होल्ड करते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि जो राष्ट्रपति जी का इलेक्शन हो रहा होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर उसमें वोट नहीं करते, बाकी सेम पावर रहती हैं, सेम प्रिविलेजेस रहते हैं जो दूसरे मेंबर्स के रहते हैं। सो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और अगर ये 12 सीटें अगर आप पॉलिटिसाइज कर देंगे देन इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग इशू। एंटी डिफेक्शन लॉ एक और इशू है दोस्तों। एंटी डिफेक्शन लॉ इनिशियली लेकर आया गया था सो दैट द डिफेक्शन कैन बी स्टॉप्ड एंड द स्टेबिलिटी कैन बी मेंटेन। बट ये हर जगह लागू होता है, राज्यसभा पर भी लागू होता है। अब राज्यसभा पर लागू होता है किस तरह से कि अगर आप अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए, आप अपने पार्टी लाइन के खिलाफ या फिर विप के खिलाफ या फिर पार्टी सुप्रीमो के विल के अगेंस्ट आपने वोट कर दिया, तो हो सकता है एंटी डिफेक्शन के अंदर आपकी सीट चली जाए। सो इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, जो उनकी ऑटोनॉमी रहती है, उनकी फ्रीडम रहती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, बोलकर, डेलिबरेट कर कर या फिर वोट देकर, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती है। दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चरल चैलेंज हियर, द एंटी डिफेक्शन लॉ विच रिड्यूसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेंथन्स द पार्टी विप। अब आप देखिए ना, पार्टी विप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जो पार्टी का लीडर कह रहा है वही का वही आपको करना होगा। सो that is another structural challenge. So 3 बहुत important challenges we have seen. Now moving on to the procedural challenge, frequent disruption। ये तो भारत के सारे लोगों ने कई बार देखा हुआ है। जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो सभा को, वो हाउस को, वह लोकसभा का हाउस है चाहे राज्यसभा का हाउस हो, लगातार डिसरप्ट करती रहती है। दोस्तों एक और बात बताऊं मैं, 2024 के जो बजट सेशन था उसमें 70% ऑफ द टाइम गॉट वेस्टेड, और पब्लिक मनी का बहुत बड़ा पोर्शन इस पे खर्च होता है फॉर द सिक्योरिटी एंड द अदर रीजंस टू रन द पार्लियामेंट। और अगर वो लगातार डिसरप्ट होते रहे देन व्हाट इज द मीनिंग, बिकॉज दैट इज द हाउस ऑफ डेलिबरेशन, इट इज नॉट द हाउस ऑफ एनार्की। हामिद अंसारी जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2013 में ये बात बोली थी कि राज्यसभा इज बिकमिंग द हाउस ऑफ एनार्की। But it is a house of deliberation, it's a senior house, it is a very important house for the reconsideration of anything। जो भी लोकसभा में रहता है वो राज्यसभा के पास आता ही आता है। मनी बिल में कहें तो थोड़ी पावर राज्यसभा के पास कम है, अमेंड नहीं कर सकते, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, और लोकसभा उस सुझाव को माने या ना माने मनी बिल पास होता है। और दोस्तों ये सिस्टम बनाया गया है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि आप लोगों से टैक्स लेते हैं और लोगों का पैसा है, और लोगों का पैसा अगर आपको खर्च करना है तो जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है लोकसभा, उसी को ज्यादा पावर दी गई है। राज्यसभा डेफिनेटली रिकमेंडेशन करती है, बट मनी बिल इंट्रोड्यूस भी लोकसभा में होता है और मिनिस्टर के द्वारा ही होता है, ये सब याद रखिएगा। बट राज्यसभा बाकी सारे चीजों में, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या ऑर्डिनरी बिल हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और अगर इस हाउस का फ्रीक्वेंट डिसरप्शन होता रहे दोस्तों, तो आप देख लीजिए कि फिर तो, और 0 आवर हो चाहे क्वेश्चन आवर हो, ये लगातार चलता रहता है। नॉर्मल फंक्शनिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार नहीं होने देते। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, या तो कहें कि चेयरमैन, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के ऊपर, कि किस तरह से डिसरप्टेड हाउस को स्टेबल किया जाए, पीसफुली कोऑपरेशन लाया जाए और डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग की जाए, डेलिबरेशन करवाया जाए। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रोसीजरल चैलेंज। दूसरा प्रोसीजरल चैलेंज है दोस्तों कमिटीज का। पार्लियामेंट्री कमिटीज आपको पता होंगी, इसमें राज्यसभा के मेंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत लंबे समय से एब्सेंटिज्म भी दिख रहा है, बट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं, इसमें लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा।
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, इम्पार्शियलिटी को लाने के लिए। दूसरी चीज, इनएडिक्वेट टाइम फॉर स्क्रूटनी। अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई बिल को दे रहे हैं तो उसको उतना ज्यादा समय ही नहीं दिया जाता है कि वो उसको क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी कर पाए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैनी ऑफ द बिल, even after being recognized or scrutinized by the parliamentary committee, does not perform well, does not come out as a perfect bill. पर आप देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिकमेंडेशंस आर इग्नोर्ड। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी पे जब अपोजिशन का प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर होता है, तो एक बिल को भेज दिया जाता है। अब एक बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया, खैर होना तो ये चाहिए कि जितने भी मेजर बिल हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएं, क्योंकि वहां पर उनकी इन डेप्थ स्टडी हो जाती है। बट जब वो बिल पे बहुत ज्यादा अपोजिशन आने लगता है तो उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी भी पॉलिटिसाइज रहती है, उतना टाइम भी नहीं दिया जाता है। और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी हैं तो उनको भी दोस्तों इग्नोर कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर इग्नोर्ड एंड द अटेंडेंस इन द पार्लियामेंट्री कमेटी इज ऑल्सो पुअर। And then the parliamentary committee, since it has been politicized, it does not give strong recommendations also. So these are the challenges, these are important procedural challenges in front of the chairman of the Rajya Sabha, the new chairman of the Rajya Sabha। और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। डिसरप्शन का बहुत बड़ा इशू है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द पार्लियामेंट्री कमेटी का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, जिसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। देखिए पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। विल ऑफ द पीपल इज रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा, राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो राज्यों की रिप्रेजेंटेशन रहती है। इतनी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं हो रही है देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? सो all these and parliamentary committee is a very very important instrument of parliamentary democracy in the country, of the democratic processes in the country, to uphold the accountability of the executive in the country। parliamentary committee बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब भाई कुछ फाइनेंस से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें राज्यसभा के उतने मेंबर नहीं होते, एस्टिमेट कमेटी। बट पॉइंट यह है कि बहुत सारी और लगभग सारी ही कमिटीज में राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं, एंड हेंस द रोल ऑफ द स्पीकर, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन इंडिया। बिहेवियरल चैलेंज, तो भाई स्ट्रक्चरल चैलेंज देखा, प्रोसीजरल चैलेंज देखा, अब कुछ बिहेवियरल चैलेंज भी हैं। बिहेवियर से भी रिलेटेड कुछ चैलेंज हैं, वो क्या है? क्रॉनिक एब्सेंटिज्म। आप देखते होंगे अगर टीवी पर भी आपको राज्यसभा और लोकसभा का जब डिबेट्स चल रहे होते हैं, लोकसभा में देखिए या राज्यसभा में देखिए, दोनों हाउसेस का ये प्रॉब्लम है। ऑल्दो वी आर डिस्कसिंग अबाउट राज्यसभा, बट स्टिल देयर इज एब्सेंटिज्म सीन। बहुत ज्यादा समय बार बार ऐसा देखा जाता है दैट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अटेंड द डेलिब्रेशन, द डिबेट इन द पार्लियामेंट। और इससे बहुत सारे इश्यूज होते हैं दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बिजनेसमैन है या फिर उनके पर्सनल कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, एंड दिस अफेक्ट्स द कोरम एंड द डिबेट क्वालिटी इन द हाउस। हाउस के अंदर जब तक आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो कई बार कोरम की दिक्कत आ जाती है। हाउस के टोटल मेंबरशिप का 10% लोग कम से कम होने चाहिए हाउस के अंदर, हाउस को रन करने के लिए, और एब्सेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार के कोरम नहीं बन पाता है। आप कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो होना चाहिए। अगर आप चुनकर आए हैं, आपका कुछ काम है, तो आपको वो करना तो जरूरी है। ये तो दोस्तों ऐसी बात हो गई कि आपको प्रोफेसर बनाया गया पढ़ाने के लिए और आप पढ़ाते ही नहीं हैं। So you are member of parliament. The primary work which you have is to look after the debates which are happening in the house. You have to be present there. अगर आप भले ही ना कुछ बोलें, but still you have to be there. But absenteeism बहुत बड़ा है, एक बहुत मेजर चैलेंज है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इतना आसान भी नहीं होता है कि इनको डांट फटकार दिया जाए। बट कुछ तो करना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंसेंटिव के थ्रू या फिर पनिशमेंट के थ्रू इस एब्सेंटीज्म को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, हैज़ टू बी देयर इन द हाउस। और ये राज्यसभा का बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा
चैलेंज है। दूसरा, मीडिया ड्रिवन कंडक्ट। आपने देखा होगा सेंसेशनलाइजेशन आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी कम नहीं कर रहे हैं। टू अट्रैक्ट द मीडिया, टू अट्रैक्ट द पीपल, सेंसेशनलाइजेशन, ग्रैंड स्टैंडिंग, बड़े बड़े बातें बोलना, बड़े बड़े भाषण देना, क्योंकि लोगों को वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और जो डेलिब्रेशन होता है, डेलिब्रेशन का मतलब डिबेट से कोई चीज सुलझाई जाना, या फिर किसी भी एक मुद्दे पर डिबेट से किसी लॉ को बनाना या उसको इंप्रूव करना, वो सारी चीजें बैक सीट ले लेती हैं, just because they want to be seen in the media. They want to be seen in the media. So this media driven conduct is one of the big challenges in front of the new vice president, the upcoming vice president of the country. This is the behavioral challenge. This is the basic behavior of the member of parliament which is affecting the democratic process in the country. They are most of the time absent, and most of the time when they are in the house, they speak in such a manner which is sort of driven by media. Moving forward, now the role of the chairman. What is the role of the chairman? भाई chairman जो है, he is the vice president of India. Major काम क्या है? To preside over the house. और दोस्तों आप देखिए, if you compare him with the speaker of the Lok Sabha, the speaker of the Lok Sabha is elected by the members of the Lok Sabha, whereas the chairman of the Rajya Sabha is not elected by the members of the Rajya Sabha, but rather by all the people, by all the members of the parliaments. Okay, so the reason behind it, this is that the constitution maker wanted to create the chairman of the Rajya Sabha as a neutral post. It should not be a political post, but a very, very neutral post. And he also has independence, too much independence compared to the speaker of the Lok Sabha, you know, because speaker of the Lok Sabha in one or the other way is directly elected by them. अब issues क्या होते हैं और role क्या है देखते हैं. He is free from the party pressure. उतना ज़्यादा पार्टी प्रेशर इनके ऊपर नहीं होता है जितना लोकसभा के स्पीकर के ऊपर होता है. आप देखिए, मनी बिल का भी जब मैटर आता है तो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. He is the one who decides a bill to be a money bill. He gives the certificate that this particular bill is a money bill. और पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर होता है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे पास होना है. ठीक है, अगर कोई मनी बिल गिर गया तो भी सरकार गिर जाती है. तो ये सारी चीज़ें लोकसभा को एक बहुत ही क्रिटिकल हाउस बना देती हैं और स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बहुत क्रिटिकल पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देती हैं. बट दैट इज नॉट द कंडीशन विथ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ही इज कंपैरेटिवली मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्टी प्रेशर एंड द पार्टी पॉलिटिक्स. और ये बनाना भी बहुत जरूरी था बिकॉज इट्स अ सीनियर हाउस एंड अ कंटिन्यूइंग हाउस. देखिए, राज्यसभा का ऐसा रहता है कि राज्यसभा के 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स का इलेक्शन होकर आ जाता है. इट्स अ कंटिन्यूइंग हाउस. ये कभी डाइल्यूट नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है. डिसॉल्यूशन होता है लोकसभा का. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी लाता है सरकार उसकी बनती है. जो भी पार्टी या फिर कोएलिशन ऑफ सो मेनी पार्टीज, इफ दे कम फॉरवर्ड एंड दे मेक द मेजॉरिटी, the leader of that party becomes the prime minister and the prime minister chooses its council of minister. So Lok Sabha becomes a very critical house, and at the same time the post of the speaker of the Lok Sabha becomes even more critical. Politics बहुत भारी होती है, प्रेशर बहुत भारी होता है उन पे कंपैरेटिवली. आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि प्रेशर यहाँ नहीं होता है, बट पार्टी प्रेशर, पॉलिटिक्स का प्रेशर कंपैरेटिवली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के ऊपर थोड़ा कम होता है. दैट इज द रीजन व्हाई ही इज मोर इंडिपेंडेंट. तो वो अपना रोल को, हाउस की प्रोसीडिंग्स को और ज्यादा डिबेटफुल बना सकते हैं, डेलिब्रेशनफुल बना सकते हैं. नाउ दैट्स द फर्स्ट थिंग. न्यूट्रल प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द अपर हाउस. देन ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड एंश्योर्स रूल्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. ऑर्डर मेंटेन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब आप डिसरप्शन हो रहा है तो क्या करेंगे? ऑर्डर ही तो मेंटेन करेंगे. और ऑर्डर कैसे मेंटेन होंगे? कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनको फॉलो करवाना होगा. हर बार डिसरप्शन, हर बार वेल में आ जाना इज नॉट द सॉल्यूशन. सो
Now, it is the role of the chairman of the Rajya Sabha to maintain the order and ensure rules in the house. Then, routine role but crucial for democracy. Now, अब आप कहेंगे कि भाई ऑर्डर मेंटेन करना, रूल्स को इंश्योर करना, रेगुलेशन बनाना, प्रोसीजर्स को फॉलो करवाना, लोगों को वेल में ना आने देना, ये सब तो रूटीन काम है, यही तो काम करना पड़ते, बट यही बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी बना हुआ है और लोगों को भी ये बात साफ साफ दिख रही है, दैट इज रिलेटेड टू द डिसरप्शन ऑफ द राज्यसभा। लगातार डिसरप्शन ऑफ द राज्यसभा, बार बार फ्रीक्वेंट डिसरप्शन ऑफ द राज्यसभा होता रहता है। इंटेंसिटी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है डिसरप्शन की। अगर अपना नॉर्मल रूटीन वर्क बहुत अच्छे से वाइस प्रेसिडेंट ने किया या फिर कहें कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ने किया, तो शायद ये थोड़ा कम हो सकता है। सी, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट एंड आई एम नॉट नाइदर आई एम सेइंग दैट the chairman of the Rajya Sabha is responsible for the disruption. No, that's not the case. It is the behavioral issue and the procedural issue with the member of the parliament which results in frequent and increased disruption. But still, there is some role of the chairman to play in this regard. Moving forward, he admits the question and allocates the debate time. अब आप देखिए, जो राज्यसभा की पूरी फंक्शनिंग है, जिसको अपन डेमोक्रेटिक बनाने की बात कर रहे हैं, जितनी भी अभी डेलिब्रेशन हो रही है, उससे कई ज्यादा हो सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके, उसके लिए ही ये सारे रोल्स समझना बहुत जरूरी हैं। क्योंकि राज्यसभा को ऑर्डर में कौन ला सकता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और उनके जो नॉर्मल रूटीन काम होते हैं, वही अगर बहुत अच्छे से फॉलो होने लगे, तो दोस्तों आप मानकर चलिए कि राज्यसभा बहुत अच्छे से काम करने लगेगी, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने लगेगी। ही एडमिट्स क्वेश्चन एंड एलोकेट्स डिबेट टाइम। अब ये सारे जो रोल हैं, ही हैज टू डू इम्पार्शियली, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, प्रेशर से ऊपर उठकर, इम्पार्शियली ही हैज टू वर्क इन फॉर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द राज्यसभा। मूविंग फॉरवर्ड, ही इंटरप्रेट्स द रूल्स एंड टेक्स डिसिप्लिनरी एक्शन। तो अगर डिसरप्शन हो रहे हैं या फिर किसी तरह का इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी चेयरमैन ले सकते हैं। साथ ही साथ शेप्स एजेंडा एंड इन्फ्लुएंसेस द क्वालिटी ऑफ प्रोसीडिंग। क्वालिटी ऑफ प्रोसीडिंग किस तरह की होगी, डिबेट होंगे या फिर चिल्ला चौट होगी, ये सारी चीज़ें राज्यसभा के चेयरमैन के हाथ में रहती है दोस्तों। सो दीज आर सेवरल रूल्स, आई एम सॉरी, I just spoke it in a wrong manner. These are the roles of the chairman of the राज्यसभा। और ये रोल्स अगर बहुत ठीक से राज्यसभा के चेयरमैन ने करें, then what will happen? The result will be the effectiveness and efficiency of the राज्यसभा। Now, अब ये सारे रोल अपनाने के लिए उनके सामने भी बहुत से चैलेंज आएंगे। इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। और वो सारे चैलेंजेस क्या होंगे और उसको किस तरह से ये टेकल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ चेयरमैन कैन इफेक्टिवली manage the house. So I am repeating again, it's not an easy job, and these kind of challenges are going to come always. Now how you take over these challenges and how you present yourself in such a manner, in a bold manner, that the house starts to work in an effective and an efficient manner, that is the permanent role, important role of the chairman of the house. Now एनफोर्सेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये तो अपन ने पढ़ लिया है, ये तो अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा कि उनका रोल है। बट आप देखिए, एक्शन अगेंस्ट डिसरप्शन, ही हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस डिसरप्शन। और अपन ने देखा था डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत अच्छे से इनका पावर है, एंड ही कैन टेक द एक्शन रिगार्डिंग दीज डिसरप्शंस। सो ही हैज टू एनफोर्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन सच अ वे दैट ही टेक्स एक्शन अगेंस्ट द डिसरप्शंस विच आर हैपनिंग, कंटिन्यूअस डिसरप्शंस विच आर हैपनिंग इन द Rajya Sabha. Speaking limits, every member of parliament has a speaking limit, and many of the time you must have seen that the members exceed their limits. आपको 5 मिनट दिए गए हैं, आप 5 मिनट छोड़ के 10 मिनट 15 मिनट बोलते हैं। आपको ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि गिवन टाइम में आप अपनी बात को खत्म कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम विच द लीडर्स और द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स आर स्पीकिंग, मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट दे आर स्पीकिंग इज मोर पॉलिटिकल इन नेचर, विच इज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट और ब्लेमिंग द अपोजिशन। रादर इफ दे स्टार्ट टू टॉक ऑन द इशू दैट विल बी
very good. And to talk on the issue, you know, the allotted time which has been given to you, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, it is the personal capacity of the member of parliament to utilize this in the best possible manner. वो सारा का सारा रिकॉर्ड में जाता है, and that is very important. और उसकी लिमिट फिक्स करना भी स्पीकर चेयरमैन के हाथ में होता है, and he through all these things he maintains the dignity of the house. Chairman can also use powers of naming and suspension. बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, बट इस पावर को इम्पार्शियली यूज करना होगा. नेमिंग और सस्पेंशन की क्या पावर होती है? इफ यू नेम समबडी, देन यू नो फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस द पर्सन कैन नॉट सिट इन द हाउस. सिमिलरली सस्पेंशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट नेमिंग और सस्पेंशन अगर चेयरमैन ने उसी पार्टी के लिए किया जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, then you know most of the time he has been sort of there are allegations against the chairman that the person is not acting in an impartial manner. That is a very important thing which he has to, you know, come forward with, that he has to be very much impartial while using the power of naming and suspension. The other thing comes forward is the introduction of technology and improved procedure and time management system. See, infusion of technology is very important. Today, the artificial intelligence is taking over the world. Now, the artificial intelligence should also be infused in the functioning of the House of the Parliament, including Rajya Sabha. It's a very important thing. If the artificial intelligence and technology is not being used in the Rajya Sabha, then effectiveness and efficiency will be lacking. And that is one of the important role, that is the important challenge also, because you have to educate the member of parliament, you have to educate the members of Rajya Sabha in learning those technologies. एक बार उनको वो technologies बहुत अच्छे से आ गई, it becomes very important and you know to be effective and efficient, and it becomes very easy for them also. Now, strengthening committee oversight. We have already discussed about the committees, and committees are very important part in the parliamentary democracy to sort of make the whole process more democratic in order to control the executive. Now, what the chairman of the house has to do? It has to strengthen the committee system. It has to strengthen the committee oversight. तो adequate time मिले committees को. Inadequate time मिलता था, जिसके वजह से even if the matter is reaching to the committee will not be able to give its deliberation, go from clause to clause to see what is good or what is bad in this particular bill. Cross party cooperation. The cooperation is very much important. Why? Or else if you do not have the cooperation between the parties, this whole process of committee will in one or the other way will be politicized. और politicization एक बार हुआ दोस्तों, then you know it's a very huge issue. एक्सपर्ट कंसल्टेशन. अब पूरा कमिटी का काम ही होता है क्लॉज बाय क्लॉज किसी लॉ को देखना, किसी बिल को देखना और उसमें गलतियां निकालना, डेलिब्रेट करना और उसको सुधारना और हाउस के सामने रखना. इसमें एक्सपर्ट की भी कई बार मदद लगती है, एंड विद इन्फ्यूजन ऑफ द टेक्नोलॉजी द एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट कंसल्टेशन कैन बी टेकन ऑन द कमिटी मैटर्स. मूविंग ऑन, वर्चुअल हियरिंग, पब्लिक इंगेजमेंट. भाई चेयरमैन पब्लिक इंगेजमेंट भी करवा सकते हैं. भाई कोई बिल है उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला जा सकता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, और ये पावर्स अगेन आई एम सेइंग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, डेलिब्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंश्योर सीरियस कंसिडरेशन ऑफ कमिटी रिकमेंडेशन. अभी तक कमिटी के जो भी रिकमेंडेशन आते हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता. आधे समय तो कमिटी के रिकमेंडेशन पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं, आधे समय कमिटी को एडिक्वेट टाइम नहीं मिलता है, और जब टाइम अगर मिल भी जाता है तो कमिटी के रिकमेंडेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता है. कमिटी को पॉलिटिसाइज्ड हो जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, रिकमेंडेशन भी कमिटी ठीक से नहीं दे पाती है. बट मान लीजिए अगर रिकमेंडेशन ठीक हैं, दैट सिंपली मीन्स द रिकमेंडेशन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि कमिटी में बहुत गहराई से काम होता है, इतने आसानी से काम नहीं होता है, बहुत गहराई से काम होता है. कोऑर्डिनेट विद अदर पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज. अब आप देखिए
कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑन वन हैंड एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑन द अदर हैंड, ये कितना ज़रूरी है। दोनों हाउस साथ में मिलकर पार्लियामेंट बनाते। कई बार तो ऐसा होता है ज्वाइंट सिटिंग भी होती है, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर ही, बट कहीं ना कहीं कमिटीज़ बनाने में और दूसरे काम में भी कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड। साथ ही साथ में दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हुई या फिर फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट की भी पोस्ट हुई, उनके साथ भी किसी प्रकार का कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन करना है, देन दैट इज अगेन वन ऑफ द मेजर रोल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द हाउस, मेजर रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मेजर रोल ऑफ द चेयरमैन। रिफॉर्म टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे सुधारा जाए। अभी देखिए, सबसे पहले तो डिसरप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जो जितना टाइम अलॉट हुआ है और जितने समय तक हाउस चल रहा है उसमें कम से कम टाइम तो सही से यूटिलाइज हो जाए। एक बार डिसरप्शंस कम हो जाएंगे, टाइम सही से यूटिलाइज होने लगेगा, तो जो भी टाइम यूटिलाइज हो रहा है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, उस टाइम को और अच्छे से यूज करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और उसमें देखिए क्या क्या हो सकता है। प्री शेड्यूल्ड डिबेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिक्ट स्पीकिंग लिमिट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन फॉर्मेट। देखिए किसी भी फॉर्मेट में अगर आप चीज़ों को ले आते हैं तो चीज़ें आसान बन जाती हैं। शुरू में सबको दिक्कत होगी क्योंकि एक फॉर्मेट को आत्मसात करना, सीखना और उसी फॉर्मेट में बोलना, उसी फॉर्मेट में डेलिबरेट करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक बार आपकी उसमें ट्रेनिंग हो गई दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद क्या होता है, वही फॉर्मेट बहुत आसान आपको लगता है और लगातार उस फॉर्मेट को यूज करने से आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। एंड दैट आल्सो सेव्स द टाइम एंड इंप्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिबेट्स, इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिल्स विच आर मेड इन द पार्लियामेंट। तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक चीज और बताऊं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द फर्स्ट टाइमर्स, द फर्स्ट टाइमर्स हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज एंड द रोल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। Building capacity for new members, that's what it is. And then finally promote cross party consultation। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको डिसरप्शंस कम करने हैं, अगर आपको कमेटी की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, अगर आपको एब्सेंटीज्म खत्म करना है, वो स्ट्रक्चरल चैलेंज हो, प्रोसीजरल चैलेंज हो, किसी भी प्रकार का चैलेंज हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन। अगर क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन बहुत इफेक्टिवली कर पाए स्पीकर और चेयरमैन दोनों, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी एंड द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस इज ऑलवेज डेमोक्रेटिक। व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्लियामेंट इज डेलिबरेटिव, नॉट डिसरप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन। अगर क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन ही नहीं है तो डेफिनेटली वन पार्टी विल कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू डिसरप्ट द हाउस। और डिसरप्शन एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन गया है भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम का। कभी कभार डिसरप्शन, किसी बड़े मुद्दे पे अपोजिशन का डिसरप्शन और वॉकआउट या फिर वेल में आना, इट वाज ओके, इट वाज इनवाइटेड, इट वाज सेड टू बी वन ऑफ द way in which the opposition wants to show its opposition, but frequent disruption that wastes the public money। साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो इमेज है लोगों के सामने उसको भी डिटोरिएट करता है डिसरप्शन। और कैसे सॉल्व होगा, अब मैं इतने सारे चैलेंजेस अपन ने पढ़े, सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज जो मुझे दिख रहा है और शायद आपको भी लग रहा होगा इज द डिसरप्शन ऑफ द हाउस। जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं शुरू में जो अपन ने पढ़े थे, स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि जो स्टेट्स की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा राज्यसभा में। सो वी कांट एक्चुअली डू समथिंग फॉर दैट। बट हाँ, जो छोटे स्टेट हैं, जो डोमिनेट हो जाते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, उनको भी वॉइस देना राज्यसभा चेयरमैन का काम होता है। और ये सारी चीज़ें हो पाती हैं जब क्रॉस पार्टी कंसल्टेशन बना रहे तब। सो दोस्तों, इस टॉपिक में वी हैव स्टडीड सो मैनी थिंग्स। वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वी हैव सीन द बैकग्राउंड of his life and political career. At the same time, we have studied about the challenges in front of the Rajya Sabha and the challenges which the new vice president, the ex officio chairman of the Rajya Sabha, has to face when he has to preside over the Rajya Sabha. So,
Thank you very much for joining me in this video. I am very hopeful to bring another topic which is as important as this one in the coming days. Thanks a lot. Jai Hind.